Good morning, my dear students. In this video lecture, we are going to explain the poem of Robert Frost, which we have given in NCERT English class 10th, Dust of Snow. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक जो कविता हमें दी गई है एनसीईआरटी इंग्लिश की अगर बात करें तो क्लास 10th में डस्ट ऑफ स्नो। इसके अलावा फायर एंड आइस भी है दूसरी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट रहेगा। इससे पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन आप लोगों का फीडबैक जो है बहुत मायने रखेगा। ये स्पेशली ये वीडियो कैप्चर की जा रही है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन साथ में ये वीडियो हमारे जितने भी साथी जो है उत्तराखंड में लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेक्चरर इंग्लिश की, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले नंबर का आपके पास क्या है, इसमें कहा क्या जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फुल नेम इनका है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट करके इनका फुल नेम है। पहला पॉइंट हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ये तैयार हो गया है कि फुल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, अमेरिकन है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट ये बन रहा है कि ये अमेरिकन है, अमेरिकन है, और इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है न्यू इंग्लैंड्स पोएट, न्यू इंग्लैंड्स पोएट इनको कह दिया जाता है। दूसरा एडिशनल पॉइंट आपको मिला रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में है कि पहला रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट फुल नेम है, सेकंड पॉइंट ये कहाँ के हैं, इनको न्यू इंग्लैंड्स पोएट कहा जाता है। तो ऐसे अगर ऑप्शन में आ जाए हु इज नॉन एज द न्यू इंग्लैंड्स पोएट, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। थर्ड पॉइंट इनको बोला जाता है होम स्पन फिलोसोफर, होम स्पन फिलोसोफर, होम स्पन फिलोसोफर इनको बोला जाता है। ये 3 मेन पॉइंट हैं, एडिशनल पॉइंट हैं, अगर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं तो और बेहतर आपके लिए। और इसके अलावा 4 टाइम पुलित्जर प्राइज, 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज, 4 टाइम क्या मिल रखा है इनको, पुलित्जर प्राइज। किसके लिए, पोएट्री के लिए, फॉर पोएट्री। ड्रामा में यूजीनो नेल को मिलता है, पोएट्री में अगर बात करें तो हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को मिलता है। ये इनके बारे में एडिशनल पॉइंट हैं। इसके अलावा अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए, 1874 में इनका जन्म और 1963 में इनकी डेथ। तो ये था थोड़ा बहुत हमने जो जाना रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड मेन पॉइंट्स को। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन जो है इस कविता को, जो पोएम हमें दी गई है। दी वे अ क्रो, ध्यान दीजिएगा, दी वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। अब अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है पोएट्री में, ये जो 4 लाइन का आपको दिया है ये क्वार्टरेन है, ये क्वार्टरेन है 4 लाइन का स्टेंजा। ठीक है, 4 लाइन का स्टेंजा क्वार्टरेन है। और इसके अलावा अगर दूसरी इसमें बात करें, इसकी राइम स्कीम क्या होगी, राइम स्कीम इसकी क्या होगी, इतने डिटेल में शायद ही आपको सारी चीजें यहाँ पे YouTube में आज तक देखने को मिली होंगी, जितनी बारीकी से हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दी वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने, एक आपको क्या करना है, एक इमेज टाइप की बना लेनी है, इमेज टाइप की बना लेनी है, कौवा बैठा है, इमेज बनाना है। तो जो साथी एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो इमेजरी है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच, इमेज के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है, किसकी, क्रो और हेमलॉक ट्री की। ये चीजें हमें ध्यान देना है, इसलिए इसमें इमेजरी जो है, फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसी में 4 लाइन का स्टेंजा है, इसकी राइम स्कीम की हम बात कर रहे थे। राइम स्कीम क्या होती है, जिन बच्चों को राइम स्कीम निकालनी नहीं आती है तो उनके लिए ये राइम स्कीम कैसे निकालना है, लास्ट में देखिए क्रो, क्रो आ रहा है, क्रो ओ ए, मी इसको हमने बी कंसीडर कर लिया, पहले वाले को ए कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को हम बी करेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए स्नो, अगर ये अलग होता है तो इसको सी कंसीडर करते हैं, लेकिन ये मैच कर रहा है किससे,
तो क्रो और स्नो, यानी कि क्रो और स्नो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और ट्री, मी ई और ट्री ई, ये दोनों बी। तो इसके पहले स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होगी? ए बी। दूसरे में देखिए हार्ट, इसको देखिए ए, दूसरा मूड है, ये भी बी है, तीसरा हार्ट आर्ट, दोनों ए और ये बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ए बी जो है इस हिसाब से इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में फिगर ऑफ स्पीच, हमने बताया कि इमेजरी है, उसके साथ साथ इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार। वो कौन सा है? ये पोएम जो है रन कर रही है दूसरी लाइन पे अपनी मीनिंग के लिए, और जब रन करे, रन ऑन लाइन बोल देते हैं, रन ऑन लाइन्स। रन ऑन लाइन्स की अगर बात करें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इंजैम्पमेंट हो जाएगा, इंजैम्पमेंट। स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा इसकी, एक बार चेक कर सकते हैं। इंजैम्पमेंट होगा, ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार इसमें, क्योंकि क्या है? ये रन ऑन लाइन, ये रन कर रही है लाइन्स पे, पहली लाइन की मीनिंग दूसरी लाइन पे जा रही है। कैसे? देखिए, कह रहा है दी वे अक्रॉस, जिस तरीके से, वे का मतलब है तरीका, मैनर, ठीक है, जिस तरीके से कौवे ने क्या किया? सुक डाउन ऑन मी, शेक करना, हिलाना और मिलाना दोनों होता है। हैंड शेक करना आपने पढ़ा होगा, और शेक करना, हिलाना भी होता है। जिस तरीके से कौवे ने हिलाया, सुक शेक, सुक शेकन, जिस तरीके से कौवे ने हिलाया, ठीक है, हिला के यानी कि पेड़ को हिलाया, और वहां से क्या गिरी? ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, यानी कि बर्फ जिस तरीके से उसने पेड़ पे जो बर्फ थी, कौवा पेड़ पे बैठा, और पेड़ पे बैठने से जो हलचल हुई, मूवमेंट हुई, उसकी वजह से वो जो बर्फ थी, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, वो मेरे ऊपर गिरे। कह रहा है ये पेड़ है, हमने बताया था, पेड़ के नीचे यहाँ पे पोएट बैठा हुआ है। अब ये मान के चलिए पोएट बैठा हुआ है, कौवा बैठा है यहाँ पे, और जैसे ही उसने इसको हिलाया, इस पेड़ की ब्रांचेज को, और वो जो स्नो थी, वो कौवे ने जो है ब्रांचेज को हिलाया, तो स्नो कहाँ पे गिरी? पोएट पे गिरी। और पोएट पे क्या हुआ? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ट्री क्या है? किस चीज का है? हेमलॉक। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो डाल यानी कि पेड़ पॉइजनस प्लांट था, हेमलॉक ट्री, उस पे कौवा बैठा, और जो बर्फ थी वो गिरी किसके ऊपर? कवि के ऊपर। पहले स्टेंजा में हमें इतना पता चला। दूसरे में देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे मन को दिया, क्या कर दिया? चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड का मतलब है स्टेट ऑफ माइंड, जो माइंड की जो अवस्था है उसको, मूड को बदल दिया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा दिया, क्या कर दिया? स्टोर करके रख दिया जो दिन का ज्यादा हिस्सा था। अब जैसे आप कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, उदास हैं, और ऐसे इमेज आपको क्या करना है? ऐसा फील करना है, ऐसे मान के चलना है कि कहीं पे आप बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और बर्फ पेड़ में है, और कौवा आता है, आप नीचे पेड़ के वहां पे नीचे बैठे हुए हैं और उदास हैं, आप किसी चीज के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, और एकदम से बर्फ गिरती है, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं उस बर्फ की ओर जाएगा, और जो जिस प्रॉब्लम में आप खोए हुए थे उससे आपका माइंड क्या होगा? हट जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कवि के साथ भी होता है। वो क्या था? बहुत उदास था, सोच रहा था, ठीक है, लेकिन उसी दौरान वो जो बर्फ, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, उसके ऊपर गिरते हैं, उसकी मूड जो है, उसका मूड चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ मूड बोल रहा है, मूड उसका चेंज हो जाता है। पहले क्या था? एकदम क्या हुआ था? डिप्रेस्ड था वो, ठीक है, उदास था, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जो आधे से ज्यादा उसने दिन का सेव्ड सम पार्ट, यानी कि दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा उसने क्या कर दिया था? उसी चीज पे स्पेंड कर दिया था, उस चीज के बारे में सोचते विचारते। बड़ा दुखी था, लेकिन वो बर्फ जो गिरी उसकी वजह से उसके मूड में चेंज आया, उसकी मनोदशा में चेंज आया। उसके बाद उसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था, यानी कि दिन का हिस्सा जो था, समय था, वो बचा लिया। कह रहा है किसने? उस डस्ट ऑफ स्नो ने। एंड ऑफ अ डे हैड रिवीड, जो वो क्या कर रहा था? रिग्रेट करके, यानी कि क्या कर रहा था? स्पेंड कर रहा था। स्पेंड करना, व्यतीत करना, स्पेंड, स्पेंड, यानी कि दिन का जो आधे से ज्यादा हिस्सा उसने, टाइम कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम उसने क्या कर दिया था? स्पेंड कर दिया था उस प्रॉब्लम के चलते, उस डिप्रेशन के चलते। वो
बचा हुआ जो पार्ट है उसका दिन का वो सेव कर दिया किसने, उस डस्ट ऑफ स्नो ने। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए 4-4 लाइन का स्टेंजा हमने बताया क्वार्टरेन है, दूसरा इसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच बताया आपको, इमेजरी, इमेज के जरिए यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री जो है इमेजेस के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा हमने यहाँ पे बताया रन ऑन लाइन है, इंजेबमेंट है, फिगर ऑफ स्पीच, इसकी हमने राइम स्कीम बताई ए बी करके। इसके अलावा अगर उसकी बात करें तो इसमें जो दो तरीके से वो किया जाता है। एक तो हमारे पास दो टाइप के सिंबल इसमें दिए गए हैं। सिंबल क्या है, यानी कि जो दो तरीके से दो प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। एक तो है जॉय और दूसरा किसका है, डिप्रेशन का कारण। डिप्रेशन या सोरो का कारण है, किसका, सोरो का कारण है, दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है, डिप्रेशन और सोरो। डिप्रेशन और सोरो से किसको को रिलेट कर लिया जाता है यहाँ पे, हेमलॉक ट्री, ठीक है, और इसके अलावा क्रो। ये दोनों सैडनेस के सिंबल हैं, कहने का मतलब प्रतीक हैं। और जॉय का प्रतीक क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कविता थी, 8 लाइनें इसमें दी गई हैं, 2 स्टेंजा में दिया गया है। इसको हमने बोला, जैसे प्रोज में इसको पैराग्राफ वगैरह बोल देते हैं, यहाँ पे कविता में इसको स्टेंजा बोला जाता है। तो इस स्टेंजा के जरिए, 2 स्टेंजा थे, इनके जरिए जो है कवि ने जो है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही शानदार यहाँ पे कविता हमें दी हुई है उनके द्वारा। और इसके माध्यम से वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से जो है उनका जो है सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है। तो यही इसकी जो है समरी भी है। आगे देखिए समरी में आपको यहाँ पे दिया गया है समरी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा समरी को। इसमें कहा क्या जा रहा है, समरी ऑफ द पोएम, डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट बट मीनिंगफुल पोएम। किस तरीके की कविता है, मीनिंगफुल कविता है। हमने बताया था मीनिंगफुल जिसमें फुल या लेस आ जाता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। एक मीनिंगफुल कविता है, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दी गई है। द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ पे कवि वर्णन करते हैं, बताते हैं, ठीक है, किस चीज का, और सिंपल इंसिडेंट, एक सामान्य से जो घटना है, एक सिंपल सा जो इंसिडेंट है, इन विच अ क्रो शेक्स, जिसमें क्या करता है, कौवा शेक करता है, हिलाता है, स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से, हेमलॉक ट्री से, ठीक है। एंड द स्नो फॉल्स ऑन हिम, और किस पे पड़ती है स्नो, कवि पे पड़ती है, ठीक है। हिम यहाँ पे पोएट के लिए यूज किया गया है। एट फर्स्ट द पोएट इज इन अ सैड एंड ग्लूमी मूड। शुरुआत में अगर इस कविता की बात करें तो कवि किस अवस्था में है, सैड एंड ग्लूमी मूड में है, लेकिन जैसे ही वो बर्फ गिरती है तो क्या हो जाता है, एकदम जॉय यानी कि आनंद की अनुभूति करने लगता है, ठीक है। प्लेजर, द स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा होगा, कभी ने इसकी आशा भी नहीं की थी, इसलिए इसको अनएक्सपेक्टेड कहा गया है। मोमेंट चेंजेस, चेंज कर देता है, बदलाव ले आता है हिज स्टेट ऑफ माइंड, किसके स्टेट ऑफ माइंड में, कवि के माइंड में। हिज मूड इंप्रूव, उसका मूड इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। एंड द डे विच ही हैड अर्लियर रिग्रेटेड, जो दिन उसने पूरा जो है पहले रिग्रेट करते हुए व्यतीत कर दिया था, पछतावा, रिग्रेट करना, पछतावा करना, बिकम्स बेटर, फिर क्या बन जाता है, वो बेहतर बन जाता है। जो बचा हुआ पार्ट है उस दिन का वो उसके लिए बेहतर हो जाता है, उसको वो यूजफुल एक्टिविटीज में जो है स्पेंड करने की कोशिश करता है। दी पोएम कन्वे, और जो कविता है ये मैसेज देती है, क्या मैसेज देती है, दैट स्मॉल, जो छोटे छोटे क्या है, स्मॉल क्या है, नेचुरल इंसिडेंट्स, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं। नेचुरल इंसिडेंट्स का मतलब है प्राकृतिक जो घटनाएं हैं छोटी छोटी, ठीक है, कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, वो क्या ला सकती है, एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ में। एंड दैट इवन एन ऑर्डिनरी मोमेंट, और जो एक साधारण सा पल, कैन सेव अ डे, और बचा सकता है दिन का, फ्रॉम बीइंग कंप्लीटेड वेस्टेड, कंप्लीटली वेस्टेड, पूरा दिन वेस्ट होने से बचा लेता है। यहाँ पे वो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक छोटा सा स्मॉल इंसिडेंट है, लेकिन वो क्या कर लेता है, पोएट के मूड में तो चेंज लाता ही है, और उसका बचा हुआ पार्ट भी जो है दिन का, जो टाइम वो वेस्ट कर रहा था उसको भी बचा लेता है।
तो इसीलिए कभी कभार आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उदास रहते हैं, तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक। उससे क्या होता है कि एक जॉन कीट्स की एक कविता आपने पढ़ी होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर करके, एंडीमियन की लाइनें जो उसमें दी गई हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो हमें ऐसा प्लेजर देती है कभी ना समाप्त होने वाला, ठीक है। तो जब हम लोग उदास रहते हैं, कहीं पे हम घूम रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो नेचुरल, अगर बात करें ब्यूटी से संबंधित, नेचर की ब्यूटी से संबंधित जो चीज़ें दिखती हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं उन चीज़ों को हम कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें जो एक कनेक्शन बना हुआ है एक डिप्रेशन या दुख, सैडनेस का, उसमें ब्रेक लाने की कोशिश करते हैं, उसको रेसिस्ट करने का काम करती हैं। तो इसीलिए इसको हीलिंग पावर भी कह दिया जाता है, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ कहते हैं नेचर में क्या है? हीलिंग पावर है। तो नेचर को क्या बोल देते हैं? वो एक गाइड के रूप में बोलते हैं, एक हीलिंग पावर के रूप में वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग पोइट्स ने नेचर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रखी है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हैं जो यहाँ पे दिए हैं। वोकैबुलरी की अगर बात करें, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, ये आपको पता है। और दूसरा क्या है? क्रो क्या है? अब ब्लैक बर्ड है, ठीक है, क्रो तो आप सभी जानते हैं। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। किस टाइप का पेड़ है? पॉइजनस। और इसके अलावा अदर वर्ड जो है, देखिए इसमें क्या है? सुक डाउन, कॉज टू फॉल, यानी कि सेक की सेकंड फॉर्म मैंने कहा। स्टेट ऑफ माइंड, मूड हो गया, मनोदशा जिसको बोलते हैं, चेंज ऑफ मूड, मूड में परिवर्तन आ जाता है, इंप्रूवमेंट इन फीलिंग्स, ठीक है। रिग्रेटेड डीपली, र्यूट का मतलब है रिग्रेट कर रहा था, पछतावा कर रहा था बहुत ज्यादा, डीपली तो उससे बचा दिया। सेव करना, रेस्क्यूड, अब आप देख सकते हैं इसमें रेस्क्यूड करके दिया था। तो ये था जो है, अगर बात करें डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड समरी, और लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करने की हमने कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जो है एक लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।